from garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultanate. In the early 13th century, the control of Delhi sultans really went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. Garrisons mean जो दिल्ली सुल्तान थे वो रेयरली कभी कभार ही अपने फोर्टिफाइड टाउन से बाहर जाते थे. गैरिसन्स होते हैं जो फोर्टिफाइड टाउन्स होते हैं, जैसे चार दीवारी की होती है और उसको सोल्जर्स रखे होते हैं उसमें, और सोल्जर्स देखभाल करते हैं जो भी एरिया टाउन्स के अंदर होता है, तो उसको हम गैरिसन टाउन बोलते हैं. तो जो ये किंग थे वो गैरिसन टाउन से बाहर कभी कभार ही जाते थे. सेल्डम कंट्रोल्ड हिंटरलैंड्स. हिंटरलैंड्स मीन जो सिटी के इर्द गिर्द एरिया था, या जो पोर्ट थे, बंदरगाह थे, जहाँ से गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती थी हिंटरलैंड से उनको, तो इन एरियाज़ को इतना उस तरफ ध्यान नहीं देते थे ज़्यादा. वो डिपेंड किस पे रहते थे, जो ट्रेड हो रहा है वहाँ पे, जो टैक्स मिल रहा है, ट्रिब्यूट मीन जो गिफ्ट जो व्यापारी उनको टैक्स देते थे या गिफ्ट देते थे, या फिर प्लंडर ऑफ सप्लाईज. प्लंडर्स मीन जब वो एक दूसरे पे अटैक करते थे या लूट पाट से जो भी उनको वेल्थ मिलती थी, तो उसको प्लंडर्स बोलते हैं. तो ये सप्लाई से बस इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड रहते थे, तो वो अपने एरिया से बाहर जाने कभी कभार ही बाहर जाते थे. कंट्रोलिंग garrison towns in distant बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. तो अब राजा जैसे दिल्ली में सुल्तान है, लेकिन उसके एरियाज़ बहुत दूर दूर तक फैले हैं. जैसे बंगाल का एरिया भी उसका है, ईस्ट में, फिर वेस्ट में सिंध भी उसके अंडर है. तो इनको कंट्रोल करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था. उसकी आर्मी बंगाल में भी है, वहाँ पे भी उसने गवर्नर रखे हुए हैं. फिर सिंध में भी उसके मिलिट्री कमांडर्स हैं जिनके अंडर उसका एरिया है. तो कभी कभी रेबल कर देते थे ये कमांडर्स, उसके अगेंस्ट विद्रोह कर देते थे, या फिर ये वॉर्स चलती थी इनकी दूसरे किंग्स के साथ, या फिर कभी कभी बैड वेदर की वजह से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो ख़राब हो जाता था. आजकल तो ट्रांसपोर्ट भी है, नेटवर्क भी है, यहाँ बैठ के वहाँ का पता चल जाता है कहाँ पे क्या हो रहा है वर्ल्ड में, किस जगह पे. लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. कोई आता था घोड़े पे या फिर उधर मैसेज लेके जाता था, मैसेंजर्स होते थे. तो बैड वेदर है तो मैसेंजर्स को आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो राजा तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती थी कि वहाँ पे क्या हो रहा है. बंगाल में दिल्ली में बैठ के उसको पता नहीं चलता था कि बंगाल में क्या हो रहा है. तो Delhi's authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled at any sign of the sultan's weakness. मीन जो अफ़गानिस्तान वाली साइड से, वेस्ट वाली साइड से बहुत सारे इन्वेडर्स थे जो हमारे इंडिया में इन्वेशंस करते थे. इन्वेशंस होता है मतलब कि विदाउट द परमिशन ऑफ द रूलर वो वहाँ पे एंटर करते थे, अपनी मिलिट्रीज अटैक्स करते रहते थे अफ़गानिस्तान से रूलर्स आके. और जो अपने ही गवर्नर्स थे दिल्ली सुल्तान्स के, वो भी कभी कभी देखते थे कि सुल्तान जो है उसकी ये वीकनेसेस हैं, तो वो भी उन पे अटैक्स करते थे, रेबल कर देते थे. और सुल्तान जो था उसको वो कभी कभी सरवाइव नहीं कर पाता था, और ये जो गवर्नर्स थे वो उसके एरिया को कैप्चर कर लेते थे, ऑक्यूपाई कर लेते थे, और उसकी जगह सुल्तान बन जाते थे. तो इट्स कंसोलिडेशन ऑकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ गयासुद्दीन बलवान और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये चीज़ें हुई हैं. द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स along द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सल्तनत एम एट कंसोलिडेटिंग द hinterlands ऑफ द garrison टाउन्स. तो इंटरनल फ्रंटियर्स होते हैं जो हमने देखा गैरिसन टाउन के अंदर जो एरिया है उसे हम इंटरनल फ्रंटियर्स बोलते हैं. तो ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेन वॉज क्लियर. तो जो इंटरनल फ्रंटियर है, जो अपने किसी भी रूलर के जो अंदर का पोर्शन है उसको वो उन्होंने साफ किया, उस एरिया को यूटिलाइज किया. ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा दोआब and hunter gatherers and pessimists expelled from their habitat.
जैसे बेकार पड़ा एरिया है, गंगा द्वाब का एरिया है, हंटर गैदरर्स जहाँ रहते थे जो इकट्ठा करके फल फ्रूट खाते थे, या पेस्टलिस्ट जो चरवाहे होते थे वो जंगल पड़े हुए हैं बेकार तो वहाँ पे चराते थे, जो फॉरेस्ट पे डिपेंड थे, तो दीज ऑल पीपल वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, उनको उनके जंगलों से, घरों से, जो बेकार पड़े एरिया से निकाल के साफ, उस एरिया को साफ करके यूटिलाइज किया गया बाय द दिल्ली सुल्तान्स। तो ये इंटरनल फ्रंटियर्स को उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वॉज इनकरेज। तो ये जो बेकार पड़ी लैंड थी इसको उन्होंने पीजेंट्स को दिया, जो फार्मर्स को दिया गया, और उनको वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए इनकरेज किया गया। अब एग्रीकल्चर के लिए क्यों यूटिलाइज किया गया उस लैंड को? क्योंकि वो उस लैंड से रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते थे। अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी तभी तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा ना उनको, जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ही किंग्स को ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, उतनी ही वेल्थ इंक्रीज़ होगी, उनकी पावर इंक्रीज़ होगी। तो उस एरिया पे उन्होंने न्यू फोर्ट्रेसेस में नए किले बनाए, गैरिसन टाउन, मिलिट्री सेटलमेंट की, एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो व्यापार को बढ़ावा दिया गया उस एरिया में। देन द सेकेंड एक्सपेंशन ऑकर अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इंटरनल फ्रंटियर में तो उन्होंने एग्रीकल्चर क्योंकि और ट्रेड रूट्स को बढ़ावा दिया जो अपने अंदर एरिया थे, लेकिन एक्सटर्नल फ्रंटियर्स वो एरियाज थे जो उनकी जो उनकी बाउंड्री से बाहर के एरिया थे, उनको उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया। लाइक मिलिट्री एक्सपीडिशंस। मिलिट्री एक्सपीडिशंस मीन कि मिलिट्री कैंपेन किए गए और बाहर और ज़्यादा एरिया को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मीन उसके रूल में, उसके टाइम पे जब वो राज कर रहा था, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे, तो इन दोनों के टाइम पे इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशंस की, मीन अपनी मिलिट्रीज़ को लेके दूसरे एरियाज़ को कैप्चर करने के लिए इन्होंने अभियान चलाए। इन दीज कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स। तो वो रास्ते में फिर जो भी दूसरों पे अटैक करके उनके साथ वॉर करके वो उनके एलिफेंट्स ले लेते थे, हॉर्सेस, उनको स्लेव्स, गुलाम बनाते थे। कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स। तो रास्ते में जो भी आता था, जितनी भी स्मॉल किंगडम्स पड़ती थी, छोटे छोटे रूलर्स थे, गवर्नर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स जिनके अंडर एरियाज़ थे, तो उनको हरा के वो उनका सब कुछ लूट लेते थे, उनकी आर्मीज़, उनके हॉर्सेस, एलिफेंट्स, और उनको अपने गुलाम बना लेते थे। तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, तो तुगलक के एंड ऑफ मीन उसके रूल के एंड में 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of subcontinent। तो तुगलक के टाइम में जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े एरिया की तरफ मार्च किया, बहुत सारे एरिया को अपने में मिलाया। दे डिफीटेड राइवल आर्मीज़। उन्होंने राइवल मीन जो दूसरे राजाओं की आर्मीज़ थी उनको हराया, डिफीट किया। सीज्ड सिटीज़, उनके एरिया सिटीज़ को सीज कर लिया, अपने में मिला लिया, कैप्चर कर लिया। सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन रियाम। मीन वो उनसे हैवी टैक्सेस लेते थे जो वहाँ पे उस उनके कैप्चर्ड एरिया में जो फार्मर्स थे, उनकी प्रोडक्शन का बहुत सारा हैवी टैक्सेस लेते थे और अपनी मर्जी से उन पर रूल करते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। लेकिन जब वो आगे बढ़ते जा रहे थे तो उनका एरिया बहुत ज़्यादा हो गया था। देखो, लुक एट दिस मैप, अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया में, देखो दिल्ली में अगर उसका कैपिटल थी दिल्ली उसकी, तो वहाँ से उसने दिल्ली से गुजरात में, फिर देवनागरी में, फिर इधर साउथ इंडिया के कहाँ कहाँ एरियाज़ तक वो उसने
अपनी कैंपेन्स चलाई बंगाल वाले एरिया में, इधर तमिलनाडु में, उड़ीसा वाले एरिया में, तो हर जगह मोस्टली पूरे ही सदर्न नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक सारे एरियाज़ को कैप्चर करना चाहा उन्होंने। मिलिट्री एक्सपीडिशंस की, मीन अपनी मिलिट्रीज़ को इन एरियाज़ में भेज के इनको कैप्चर किया। लेकिन जब इतना बड़ा एरिया हो जाता है तो उसको कैप्चर करना, कंट्रोल करके रखना बहुत मुश्किल होता है। देन ये एक मॉस्क की पिक्चर है जिसमें मीनारेट्स हैं। मीनारेट्स मीन ये मीनारें बनी हुई हैं बड़ी बड़ी। ये 12th सेंचुरी में बनाई गई थी। बाद में कहाँ पे बनाई गई थी? दिल्ली कुहना, जो पुरानी सिटी है दिल्ली की, पुरानी दिल्ली बोलते हैं जिसे हम, वहाँ पे दिल्ली कुहना एक ओल्ड सिटी थी जहाँ पे ये मॉस्क बनाई गई। इसका नाम था क़ुव्वत अल इस्लाम। बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी मीनार्स को और ज़्यादा बड़ा किया। द नेक्स्ट मस्जिद। मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। तो अरबिक में हम इसको मस्जिद बोलते हैं, और ऐसे मॉस्क हम इंग्लिश में बोलते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, जहाँ पे वो अल्लाह को याद करते हैं, उस दुआ मांगते हैं। इन अ कॉन्ग्रेगेशन मॉस्क मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। तो मुस्लिम्स जो हैं वो सब इकट्ठे होकर इन मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ते थे। तो इसमें जो इनका, जैसे हिंदुओं में जो पुजारी होता है, वैसे ही इनमें जो लीडर होता है उसे इमाम बोला जाता है, जो रिचुअल्स करता है, प्रेयर्स करता है। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन, जिसको खुतबा बोला जाता है, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर्स। तो जो फ्राइडे को जुम्मा की नमाज़ होती है तो उसमें वो उनको जो उनके धर्म से रिलेटेड बातें हैं वो भी बताते हैं, जिसको वो खुतबा बोलते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड द किबला। तो मक्का जो है ये इनका सबसे होली प्लेस है। तो मक्का जो इंडिया की लोकेशन के हिसाब से मक्का वेस्ट की साइड है, तो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो मक्का वेस्ट को है, तो वेस्ट वाली साइड फेस करके वो नमाज़ पढ़ते हैं, जिसको हम किबला बोलते हैं। फिर ये मॉस्क है एक बेगमपुरी मॉस्क है। ये जहाँ बना, ये भी ओल्ड सिटी है न्यू दिल्ली की, वहाँ पे बनाई हुई है। एंड दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने पूरे इंडिया में बहुत सारी मस्जिदें बनाई, जो वो ये दिखाना चाहते थे कि दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम, की हम मुस्लिम धर्म के प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और इसीलिए हम ये मस्जिद बना रहे हैं कि लोग यहाँ पे आएँ और अपने रिलीजन को और प्रोपोगेट करें, यूनिटी रहे उनमें। फिर लुक एट दिस मस्जिद, दिस इज़ मौत की मस्जिद। मौत की मस्जिद ये सिकंदर लोदी के मिनिस्टर से द्वारा बनाई गई थी।